हेलो बच्चों, नमस्कार। इस समय हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गहन विषय पर इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, 6, 7 और 21 दिसंबर को एलटी ग्रेड की प्री की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब 17, 18 और 24 जनवरी को बचे हुए एलटी ग्रेड की परीक्षाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एलटी ग्रेड की जो प्री की परीक्षाएं आपने दी हैं, उस प्री की परीक्षा में केवल क्वालिफाइंग है प्री। असली जो लड़ाई लड़नी है हर बच्चे को हर विषय में, वो एक्चुअल में लड़ाई लड़नी है मेंस में। मेंस के लिए पार्थ एजुकेशन ने कमर कस ली है और पार्थ एजुकेशन ने जो मेंस की कमर कसी है, उसके लिए आज मैं इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये बताने जा रहा हूं कि कई बार हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अच्छा लिखने पर भी मेंस में बच्चों के नंबर कट जाते हैं या उन्हें बहुत कम नंबर मिलते हैं। और जब इतने कम नंबर हो जाए कि आपका सिलेक्शन भी ना हो, तो उससे आपको कैसे अभी से बचना है। ये बात आप सोच रहे होंगे कि सर आंसर की आ जाने दीजिए तब बताइए। तो मैं एक बात आपको बता दूं, पहले से आप प्रैक्टिस जारी कर दीजिए, अपने लिखने की हैबिट जारी कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें पहले से हैबिचुअल एक्टिविटी रखते हैं, वही चीज हम जाके मेंस में लिखते हैं, जिससे हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप सब एलटी ग्रेड मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट हम बातें आज आपको बताने जा रहे हैं, उसको अभी से प्रयासरत करना शुरू कर दी। सबसे पहले मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा कि एलटी ग्रेड मेंस के लिए हमने जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है सभी सब्जेक्ट का, उसका एक फॉर्मेट हमने बना लिया। उसका जो हमने फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के आधार पर हम आपसे एलटी ग्रेड मेंस की राइटिंग कराएंगे और ऐसी कॉपी हमने तैयार कर ली है। ये कॉपी सेम टू सेम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षाएं हैं, उसी मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर निर्मित की गई है। ये कॉपी हम ऑनलाइन में अपने सब बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे। आप इसको लिख करके इस पे प्रैक्टिस करेंगे और इसी के आधार पर बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें पहले सुन लीजिए। देखिए, एग्जामिनर आपका जब आंसर पढ़ना शुरू करेगा, आपने जो मेंस की कॉपी में लिखा होगा, तो उससे पहले वो अपने माइंड में एक इमेज बना लेता है। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी कॉपी जब भी एग्जामिनर देखे, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को और आपके ऑप्शनल जो थॉट्स हैं, उनका अंदाजा ना लगाया जा सके। जी हां, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। आप थर्ड जेंडर में लिखिएगा। सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, आप थर्ड जेंडर में लिखिएगा। ये बात सबसे पहली बात नोट कर लीजिए। आप कहोगे सर थर्ड जेंडर क्या है? तो थर्ड जेंडर का मतलब होता है कि आपकी कॉपी पढ़ने से आपके बिहेव का, आपके नेचर का, और आप पुरुष हैं या महिला हैं, स्त्री है या पुरुष है, लड़का है या लड़की है, इसकी जानकारी ना हो। तो सबसे पहली चीज है, आप अपनी राइटिंग में थर्ड जेंडर का यूज करिएगा। आपकी राइटिंग में आपके पर्सनल थॉट्स ना हो, यह बात याद रखिएगा। एग्जामिनर कैसा सोचता है, जब वो आपकी कॉपी उठाएगा ना, तो वो ये नहीं सोचेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कोई भी बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या आप कितने इंटेलिजेंट है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि जिस बच्चे को की कॉपी हम चेक कर रहे हैं, वो बच्चा रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो बच्चा डिसिप्लिन्ड है या नहीं, उस बच्चे के लिखने के जो तरीके हैं वो मैनर्ड है या नहीं, और आपने जो लिखा है वो ट्रेंड आंसर राइटिंग है। ट्रेंड का मतलब आपने लिखने से पहले प्रैक्टिस की है या केवल रटी रटाई भाषा है। तो याद रखना, दूसरी चीज है, आप ट्रेंड राइटिंग की पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। ट्रेंड राइटिंग की पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके उत्तर रटे रटाए लिखेंगे। आपके उत्तर को देखकर लगेगा कि रटे रटाए उत्तर है। ठीक है, इन चीजों की भी बात रख लीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोशिश एक बात कहनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे आप में से ही होंगे, आप खुद देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखते हैं। कुछ लाइन हिंदी में, कुछ लाइन इंग्लिश में, कुछ लाइन हिंदी में, कुछ लाइन इंग्लिश में।
तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक शब्दावलियों का चुनाव कर लीजिए। एक शब्दावलियों का चुनाव करने का मतलब होता है या तो हिंदी का या तो इंग्लिश का पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के आधार पर हैबिट बनाइए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, खिचड़ी मत पकाइए। अगर आप खिचड़ी पकाएंगे ना तो कुछ वर्ड हिंदी, कुछ वर्ड इंग्लिश, कुछ वर्ड हिंदी, कुछ वर्ड हिंदी। इसीलिए हम जब मेंस की क्लास पढ़ाते हैं या हम पढ़ा रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, हमने मेंस का जो नया बैच स्टार्ट किया उसमें बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि कोशिश आप करो कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों से बच्चों लिखोगे तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा तो थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग में ना खिचड़ी ना पके। जी हाँ बच्चों, आपकी राइटिंग में खिचड़ी ना पके। अगर खिचड़ी पकेगी तो हो सकता हो आपको इससे दिक्कत हो। अगली बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मार्क्स कटने वाली जो छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। जी हाँ, छोटी छोटी गलतियों की हम बात करते हैं जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप ये देख रहे हो यहां पर हमने एक कॉपी का स्वरूप रख रखा है। कॉपी आपके सामने, ये देखो, ये कॉपी है। इस कॉपी में इसी तरीके से कॉपी आपको मेंस के एग्जाम में लिखने को मिलेगी। मेंस के एग्जाम में यहां पर मार्जिन होगा, इधर भी मार्जिन होगा और इधर भी मार्जिन होगा। जो आपको राइटिंग करनी है ना, वो ध्यान करके बीच में रखना। और अभी से आप जिस कॉपी पर प्रैक्टिस कर रहे हो उस कॉपी को मार्जिन वाली कॉपी बना लो, अपने से ही लाइनिंग खींच लो। एक प्लेन कॉपी ले लो, इधर भी थोड़ी सी मार्जिन डाल लो, इधर भी थोड़ी सी मार्जिन डाल लो अपने से ही। और जो मार्जिन की स्पेस है, इस स्पेस पर और इस स्पेस पर अभी से आप अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यकीन मानो बाद में नहीं लिख पाओगे। क्योंकि आपको लगेगा ना, अरे यार अभी तो कोचिंग ही है। आप तो ये सोच रहे होगे ना, अभी ये कोचिंग ही है, अभी तो ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी ये एग्जाम में नहीं लिख रहे हैं। जब आपकी हैबिट नहीं बनेगी अभी से, जब अभी से आप प्रिपेयर नहीं होगे तो बाद में भी आपके हैबिट में कभी नहीं आएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं। तो मार्जिन में अगली गलती ये है, यहां पर आपको क्या करना है, मार्जिन स्पेस पे नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मार्जिन स्पेस पे नहीं लिखना है। ये भी ध्यान देखना, अगर आप मार्जिन स्पेस में लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक है, आगे की अगर छोटी छोटी गलतियों की हम बात करें तो छोटी छोटी गलतियों में कई सारे बच्चों के राइटिंग अच्छे होते हैं लेकिन पेनाल्टी लग जाती है मार्जिन की वजह से, तो मार्जिन नहीं लिखना है। ठीक, दूसरी चीज, आपको वहां पर वर्ड लिमिट दी होती है। वर्ड लिमिट का मतलब होता है आपको शब्दावलियां दी हैं कि कितने शब्दों में अपनी बात रखनी है। ठीक है, तो आपको पांचवी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको 125 शब्दों में, ठीक, 125 शब्दों में, उसके बाद 200 शब्दों में अपनी बात लिखनी है। तो जो 125 शब्द हैं इनको आप ज्यादा से ज्यादा 115 से 125 30 तक लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको लिखने की अभी से प्रैक्टिस चाहिए। अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। और उसी तरीके से 200 शब्दों की बात है तो 180 से लेकर के 210 शब्दों तक आप इसको लिख सकते हो। इसकी लिमिट बनाइए, आपको ये लिमिट बनानी पड़ेगी बेटा। और एक चीज, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आंसर की आ जाएगी, तब अगर आंसर की आ गई तो मुझे एक चीज बताओ, ये तत्काल से हैबिट में आने वाली चीजें हैं। आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, एमए, बीएड कितने दिनों तक लिखने की प्रैक्टिस के बिना ही काम किया। आप जैसी मर्जी, जो मर्जी, जहां मर्जी लिख रहे थे। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं चले। मेंस में जो ट्रैफिक रूल है, जो उस ट्रैफिक रूल का पालन करना पड़ेगा आपको। वहां पर कहीं भी आपका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं कि जो आपको नंबर दे देगा। आपको जितनी शब्दावलियों में बातें रखनी है उतनी ही शब्दावलियों में आप बातें रखेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, वो भी ऐसे जिसमें मार्जिन वाले पेज पे। आप अपने से ही मार्जिन का पेज क्रिएट कर लो। ठीक, अगली बात हम करते हैं। अगली बात हमने देखा बहुत बार, आप में से बहुत सारे बच्चों की एक आदत है। क्या आदत है? आप में से बहुत सारे बच्चों की एक आदत है मल्टीपल पेन यूज करने की, है कि नहीं है? आप में से बहुत सारे बच्चों की एक आदत है मल्टीपल पेन्स यूज करने की। आपको मल्टीपल पेन्स यूज नहीं करने। कुछ लोग ब्लू यूज करते हैं, कुछ ब्लैक यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन यूज करते हैं। तो इनसे बचिए, आप इनसे बचिए। ब्लैक, ब्लू, ये कोई डेकोरेशन की कॉपी नहीं है, आपकी घर की कॉपी नहीं है।
ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो इन सब का यूज ना करिए और कोशिश करिए केवल एक कलर का पेन यूज हो। जी हां, एक कलर का पेन यूज हो, ये बात नोट कर लीजिए, एक कलर का ही पेन यूज हो। अगर मल्टीपल कलर के पेन यूज करेंगे तो आप उसको घर का डेकोरेशन मत बनाओ बेटा, बिल्कुल मत बनाओ। आप एक ही कलर का पेन यूज करो। अंडरलाइन भी उसी पेन से ही करना। अगर आप अंडरलाइन भी कोई भी वर्ड कर रहे हो, ठीक है, आप अगर अंडरलाइन भी कोई पेन कर रहे हैं तो उसी कलर से आपको करना है। आप ब्लू का यूज करो, केवल यूज करो, अलग से उसको किसी दूसरे कलर के पेन से यूज नहीं करना। ठीक, क्लियर है? अब आते हैं एक बड़ी गलती पर। एक बड़ी गलती पर यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ओवर अंडरलाइन कर देते हैं। जी हां, आप में से बहुत सारे बच्चे ये हैं जो ओवर अंडरलाइन कर देते हैं। ओवर अंडरलाइन का मतलब, ओवर अंडरलाइन का मतलब होता है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगा वहीं पर अंडरलाइन कर दिया, जहां आपको हाईलाइट लगा वहीं पर अंडरलाइन कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे ना, बार बार ओवर हैंड राइटिंग करोगे, ओवर अंडरलाइन करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मेंस में ये नहीं चलेगा। आप जानते हो क्या अंडरलाइन करना पड़ेगा? डाटा। आपको अंडरलाइन केवल और केवल डेटा करने पड़ेंगे। डेटा के अलावा आपको कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना। डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब होता है जैसे तारीख हमने लिखी है 1985 और वो भी उसी पेन से, दूसरे पेन से नहीं। सही तरीका यही है, दूसरे पेन से आप अंडरलाइन नहीं करोगे, उसी कलर के। आपने ब्लू कलर का पेन अगर यूज किया है तो ब्लू कलर के पेन से आपने जो कंटेंट लिखा है, जो पैरा लिखा, जो लाइंस लिखी उसको अंडरलाइन नहीं करना है। ये बातें हैबिट में ला लेना। अभी से अगर आपने हैबिट में नहीं लाई तो ये बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप तकलीफ में आ जाओगे, ये दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, अंडरलाइन करना। आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने देखा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो कुछ शब्दावलियों की वो एकदम कॉपी करके बैठे होते हैं। कुछ शब्दावलियों की कॉपी करके बैठे होने का मतलब होता है हर आंसर उन्हीं शब्दों से शुरू होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक हैबिट होते हैं कुछ शब्दावली, मतलब हर प्रश्न के हर उत्तर की शुरुआत उन्हीं शब्दों से होते हैं। जैसे अगर हम होम साइंस के बच्चे की बात करें, ठीक है, होम साइंस के कैंडिडेट की बात है, कुछ बच्चे की कॉपी हमने देखी, हमारे यहाँ जो होम साइंस का बैच चल रहा है ज्योति पाठक मैडम के निर्देशन में, उसमें कॉपियां आ रही हैं। कॉपियों में हमने देखा कि वो बच्चा कोई भी आंसर लिख रहा है तो हर आंसर की जो शुरुआत है ना, हर आंसर की शुरुआत में ही गृह प्रबंधन लिख दे रहा है। हर आंसर की शुरुआत में ही, मतलब चाहे कुछ भी आंसर लिखिए वही से लिखेगा, या चाइल्ड डेवलपमेंट लिख दे रहा है, बाल विकास लिख दे रहा है। प्रत्येक प्रश्नों की शुरुआत का जो आधार होता है वो अलग अलग शब्दावली होती है। और आप लिख क्यों रहे हो? आप इसलिए लिख रहे हो कि आपकी हैबिट में है, वो हैबिट में है। इसी तरीके से कोई सोशियोलॉजी का बच्चा है, ठीक है, सोशियोलॉजी का बच्चा है, सोशियोलॉजी का बच्चा क्या कर रहा है? जब उसको मेंस की कॉपी लिखनी पड़ रही है तो हर शब्द में, हर प्रश्न के उत्तर में शुरुआत जो है वो समाज शब्द से कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हां, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके क्वेश्चन की जो डिमांड है, आपका क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, जो आपसे जानना चाह रहा है, उसी के आधार पर लिखिए। अगर आप एक ही शब्दावलियों का बार बार प्रयोग करेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। इसीलिए आंसर लिखते समय, आंसर लिखते समय दो तीन बातों का स्पष्ट ध्यान रखिए। एक, आंसर नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो, व्यावहारिक हो, बार बार एक ही शब्दावली रिपीट ना हो। दूसरा, आंसर डिमांड बेस्ड हो। डिमांड बेस्ड होने का मतलब क्या होता है जानते हो? डिमांड बेस्ड होने का मतलब होता है आंसर उसी तरीके से लिखो जिस तरीके से प्रश्नों की नीड है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसी के अनुसार लिखो। अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करोगे और अपना नुकसान करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पे चलें तो अगला पॉइंट ये है कि अच्छा आंसर कैसे लिखें। अच्छे आंसर को लिखने के लिए क्या तरीके हैं, और अच्छे आंसर में और स्कोरिंग आंसर में अंतर होता है। दो शब्द यहां पर याद रखना, एक है गुड आंसर, ठीक है, गुड आंसर, और एक है स्कोरिंग आंसर। गुड आंसर और स्कोरिंग आंसर में अंतर क्या? देखो, गुड आंसर तो वो है जो आप लिख रहे हो ना बच्चा। हर व्यक्ति अपने तरीके से, हर बच्चा अपने तरीके से अच्छा लिखता है, कोई बच्चा बुरा नहीं लिखता। लेकिन गुड आंसर और स्कोरिंग आंसर में अंतर होता है। गुड आंसर क्या है? गुड आंसर में आप अपने नॉलेज को दिखाते हो,
गुड आंसर में आप क्या करते हो, अपने नॉलेज को दिखाते हो कि आपको कितना जानकारी है। कई बार ऐसा होता है इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है, इररिलेवेंट हो जाता है। इररिलेवेंट का मतलब प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और आंसर कुछ और आप लिख रहे हो, और जो मेन चीज होती है, जो उस प्रश्न का एक्चुअल उत्तर होता है, इस एक्चुअल उत्तर को आप सबसे अंत में लिखते हो। मतलब ये इररिलेवेंट चीजें नहीं रखनी है, नॉलेज नहीं दिखाना है, बल्कि आपको मेन पॉइंट जो है उस पर टारगेट करना है, मेन पॉइंट उस पर टारगेट करना है। अब ये तो आपने अपने अनुसार लिखा, तो ये तो गुड आंसर हो गया, लेकिन ये गुड आंसर नहीं, इससे मतलब नहीं है। हमें जानते हो क्या लिखना, हमें स्कोरिंग आंसर लिखना है, हमें गुड आंसर नहीं चाहिए बेटा, ना 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 ना, हमें स्कोरिंग आंसर चाहिए। स्कोरिंग आंसर में क्या है, स्कोरिंग आंसर में है आप इंट्रोडक्शन भी अगर लिखते हैं, आप परिचय भी लिखते हैं, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर घुमा के बात नहीं करेंगे। पहली चीज टू द पॉइंट, क्वेश्चन की जो डिमांड है, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, उसी के अनुसार अपना आंसर लिखोगे, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लिखोगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे। आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तभी काम होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी हैबिट यहां पर नहीं काम करेगी, आपकी हैबिट नहीं काम करेगी, बल्कि आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम करना है। अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के अनुसार काम नहीं करोगे, तो निश्चित तौर से आप अभी कुछ भी लिख लो, एक्चुअल में जो लिखना है वो तो कॉपी पे लिखना है, कॉपी मार्जिन वाली कॉपी है। तो एक चीज याद रखना, अगर आप में से कितने लोगों को इस बार मेंस क्लियर करना है, आप में से जितने बच्चों को मेंस क्लियर करना है, एग्जाम में तभी आप कैरी कर पाओगे, एग्जाम में तभी आप सफल हो पाओगे, जब आप अपनी पुरानी आदतों को बदल डालोगे, लिखने के जो आपके पुराने तरीके हैं उसको बदल डालोगे, और अपनी हैबिट इन नए आदतों के आधार पर बनाओगे। अगर आप आज नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है, आज अगर नोट्स भी बना रहे हो, तो नोट्स में भी ये चीजें अभी से शुरू कर दो। सिंगल कलर का यूज करना शुरू कर दो, जिस फॉर्मेट को मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट का यूज करना शुरू कर दो, आंसर को डिसिप्लिन मैनर तरीके से काम करना शुरू कर दो। टाइम मैनेजमेंट, जी हाँ बच्चों, टाइम मैनेजमेंट आज ही से फिक्स कर लो। और आपकी जो नॉलेज है उस नॉलेज से मतलब नहीं होगा, आपके ज्ञान से यहां मतलब नहीं है, आपकी जो हैबिट बनेगी ना, उस हैबिट से यहां मतलब है, हैबिट से मतलब है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करोगे तो निश्चित तौर से आपको मेंस में दिक्कत होगी। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम जब चलते हैं, अगला पॉइंट हम लेते हैं, तो अगले पॉइंट में जानते हो क्या करना है आपको, अगले पॉइंट में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, ठीक है, जो लास्ट में आप कंक्लूजन लिखने जा रहे हो, ये कंक्लूजन सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ये कंक्लूजन ही आपको नंबर दिलाने वाला होगा। तो ये कंक्लूजन आपको रटा रटाया ना हो। बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, तो वो अपनी बचकानी हरकतों के कारण सीरियस नहीं होते। मैं एक एग्जैक्टली बता दूं, 15 गुना प्री क्वालिफाई करेंगे, एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग बार बार ये कहते हैं आंसर की आने दो, आंसर की आने दो, आंसर। भैया, जो लोग आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी से अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है। उनके अगर ओबीसी में 70 क्वेश्चन है और जनरल में 75 क्वेश्चन है, तो निश्चित तौर से बाकी बच्चों को मेंस देने दो। बहुत सारे लोग, नॉलेज बहुत होगा आपके पास, ज्ञान बहुत होगा, लेकिन अपनी बचकानी हरकतों के कारण आप सीरियस नहीं होना, तो आपको जीवन भर रिग्रेट करना पड़ेगा। और इसलिए रिग्रेट करना पड़ेगा कि छोटी छोटी गलतियां आपने बहुत की। आपको सब कुछ आता था, लेकिन आपने उन गलतियों के कारण, अपने जो ज्ञान के घमंड के कारण, कि मुझे ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, छोटी छोटी बचकानी हरकतें कर गए, और छोटी छोटी बचकानी हरकतों के कारण आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। और ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस 10 पॉइंट को नोट कर लेना, और यही 10 पॉइंट वो हैं जो आपके एलटी ग्रेड के मेंस में काम आने जा रहे हैं। अगर इन 10 पॉइंट पे आप कैरी करोगे, तो आप यकीन मानो
आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और एलटी ग्रेड में एक सीट आपको सफलता मिलेगी। और यही जो मैंने आज आपको 10 पॉइंट बताया, फिर तो मैं बता दूं, पहली चीज तो ऐसे मार्जिन वाली कॉपी होती है, हमने यहाँ फॉर्मेट बना रखा है, उसी फॉर्मेट पे काम करना है। यहाँ मार्जिन वाली कॉपी होती है, आपकी शब्दावलियों से आप पुरुष हो या महिला ये पता ना चले, ये भी हैबिट डालनी पड़ेगी। आपकी जो राइटिंग हो वो रटी रटाई ना हो, ट्रेंड राइटिंग हो, वो आपको देखना पड़ेगा। आप हिंदी इंग्लिश की शब्दावलियों की खिचड़ी ना पकाएं, अगर लिखते हैं तो अभी से हैबिट डालिए, ठीक है। आप जो मार्जिन स्पेस है, इधर इधर स्पेस है, उस पर लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। आपको जो शब्दावलियों की सीमा दी गई है कि इतने ही शब्द पे लिखना है, उस पे लिखने की आदत डालिए। उस पे अगर नहीं लिखेंगे तब भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल लाल हरा काला नीला पीला पेन का यूज मत करिए, ठीक है। एक ही कलर का पेन यूज करिए और उसी कलर के पेन से अंडरलाइन करिए। जो भी आप अंडरलाइन कर रहे हैं, हर चीज को अंडरलाइन मत करिए, आप डाटा को केवल अंडरलाइन करिए। जो डाटा है, डाटा का मतलब जो गुण मैथ वाले पार्ट होते हैं, कहीं सन वगैरह हो, कुछ डाटा हो, उस पर फिर आप एक ही शब्दों से हर प्रश्नों के उत्तर लिखने की शुरुआत मत करिए, ठीक है। हर प्रश्नों के उत्तर के लिखने की शुरुआत मत करिए। जैसे होम साइंस वाले हर प्रश्न में गृह प्रबंधन या बाल विकास से सोशियोलॉजी, हर प्रश्न का नेचर अलग होता है, हर प्रश्न की डिमांड अलग होती है, तो उनके डिमांड के, उनके नेचर के अनुसार आंसर लिखना शुरू करिए। जो गुड आंसर आप जो लिख रहे हो वो गुड आंसर है, लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो गुड आंसर नहीं लिखेगा, अच्छा आंसर नहीं लिखेगा, वो आंसर लिखेगा स्कोरिंग आंसर। स्कोरिंग आंसर के लिए मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन की शुरुआत डायरेक्ट पॉइंट से होनी चाहिए। जो आपका क्वेश्चन की डिमांड हो वही आंसर लिखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखना चाहिए। हैबिचुअल एक्टिविटी को आपको बदलना पड़ेगा और टाइम मैनेज करना पड़ेगा, यही स्कोरिंग आंसर होता है, ठीक है। और लास्ट में जो आपका निष्कर्ष हो, आपका कंक्लूजन हो, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर आपने अंतिम में सही से नहीं लिखा, अपने निष्कर्ष को, परिणाम को अंतिम में अच्छे से नहीं लिखा, निश्चित तौर से आप बहुत अच्छा लिख के आओगे, बहुत अच्छा करके आओगे, आपको ज्ञान भी बहुत है, आप बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन सफलता आपके पास नहीं होगी। मैंने आपको बताया, आप जो लिखेंगे वो अच्छा आंसर है, गुड आंसर, लेकिन हम जो बता रहे हैं पार्थ एजुकेशन में, हम जो मेंस का, एलटी मेंस का बैच चला रहे हैं, उसमें जो बता रहे हैं, हम अच्छे आंसर नहीं बता रहे हैं, हम आपको स्कोरिंग आंसर बता रहे हैं, ठीक है। स्कोरिंग आंसर लिखना शुरू करिए। इसीलिए हमने एलटी ग्रेड मेंस का बैच स्टार्ट किया है और हमने कॉपियों का फॉर्मेट भी बना लिया है कि इसी तरीके के कॉपियों के फॉर्मेट के आधार पर हम एलटी ग्रेड का मेंस लिखेंगे। और एक चीज, जो बच्चे अभी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि यार आंसर की आ जाए, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, उन बच्चों को मेरी व्यक्तिगत सलाह है, बाकी बच्चों को लिखने दो, बाकी बच्चों को पढ़ने दो, क्योंकि सफलता सबको नहीं मिलेगी। सफलता 15 में से 14 फेल होंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड प्री में 15 गुना पास होने जा रहे हैं और मेंस में सफलता किसी एक को मिलेगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप केवल उन बच्चों को पढ़ने दीजिए। हम केवल उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी से अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर सीरियस हैं, और उनके लिए ये हमने बात रखी है। बाकी आपकी मर्जी हो तो आप करिए, नहीं मर्जी हो तो बाकी बच्चे इस चीजों को फॉलो कर लें। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस की परीक्षा है, या पिछली बार हमने जो जीआईसी मेंस दिया था, तो हमने जो महसूस किया, हम उसी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेटा। और मैं ये चाहता हूं, ज्योति पाठक मैडम ये चाहती है, हमारी पूरी टीम ये चाहती है, निश्चित तौर से एलटी ग्रेड में एक सीट आपकी की हो। और उस एलटी ग्रेड की एक सीट को पक्की करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है, उसको पार्थ एजुकेशन ने अपने ऐप पर शुरू कर दिया। हमने एलटी ग्रेड का मेंस का बैच इसीलिए स्टार्ट कर दिया है। और लिखने के लिए ये कॉपी जो है, ये कॉपी हम आपको लगातार बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी मेहनत करनी है, किस तरीके से एलटी ग्रेड में काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। बाकी आपको आगे भी मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से झोली भर भर के शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन एलटी ग्रेड में हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।